हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज आपके समक्ष लेके आए हैं, जिसमें हम 1000 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिदिन हम कम से कम 20 सवालों के बारे में हमारी चर्चा रहेगी और ये क्विज आपको टेस्ट के माध्यम से हम उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आपका एक मूल्यांकन भी हो जाए और साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाए। हमने इससे पहले भी लगभग 2000 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन सभी वीडियो सीरीज को नहीं देखा तो आप उन्हें भी जरूर देखेगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर मौजूद है, अलग अलग पार्टों में। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि एक तरफ आपको सूची देगी और दूसरी तरफ आपको सूची देगी, इनको आपको क्या सुमेलित करना है। एक तरफ विचारक है और एक तरफ उनके कार्य है। आप प्रत्येक क्वेश्चन को एक क्विज की तरह ले और एक पेन और पेपर ले और उस पर आप अपने मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। आपको इसे सुमेलित करना है। जाति उन्मूलन, चतुर्थरक, मानवीय चक्र और हिंद स्वराज, गांधी, अरविंद, अम्बेडकर और हिगल। आप वीडियो को रोककर भी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, गैस कर सकते हैं। यदि हम इसे सुमेलित करने की बात करें तो जाति उन्मूलन की बात कौन करता है? तो जाति उन्मूलन की बात अम्बेडकर जी करते हैं, बी.आर. अम्बेडकर। अब यदि आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ध्यान लगाएं, तो 3 आपका 3 से सुमेलित हो रहा, तो एक किस में 3 से सुमेलित हो रहा है? तो इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा और इसमें नहीं हो रहा, तो आपका ए में हो रहा। पहले से ही आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें चतुर्थरक के बारे में कौन बात करता है? ये करते हैं हिगल महोदय। हिगल का एक कोटेशन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, हिगल कहते हैं। मानवीय चक्र की बात कौन करता है? मानवीय चक्र की बात अरविंद जी करते हैं, अरविंद घोष। सी आपका 2 से सुमेलित हो जाएगा। और हिंद स्वराज जो प्रसिद्ध रचना रही है गांधी जी की, इस प्रकार आपका ये सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये टू नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को, अरविंद घोष को, जवाहरलाल नेहरू को, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो क्या होगा 2 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप अनुमान लगाएं। ऑप्शन बी राइट होगा। अरविंद घोष को अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये सावयवी बुद्धिजीवी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? सावयवी बुद्धिजीवी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? गांधी, सावरकर, अरविंदो और एम.एन. राव, मानवेंद्र नाथ राय। क्या होगा 3 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप अनुमान लगाएं। तो इस सवाल का भी ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अरविंदो ने सावयवी बुद्धिजीवी की अवधारणा का प्रतिपादन किया था।
सावी बुद्धिजीवी की अवधारणा का प्रतिपादन श्री अरविंदो ने किया था? एम एन राय नव मानववाद की अवधारणा के प्रतिपादक रहे हैं। न्यू ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। इसे आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको लेखक और दूसरी तरफ इनकी पुस्तकें हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। किस प्रकार आप सुमेलित करेंगे? पहले गांधी जी आते हैं, तो गांधी जी की कौन सी पुस्तक है? फिर अरविंदो, फिर प्लेटो, फिर हिगल। यदि आपको इनमें से एक या दो की पुस्तकों का पता है तो आप आसानी से इसे सुमेलित कर सकते हैं। तो गांधी जी, इनकी पुस्तक कौन सी? तो इनकी पुस्तक थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये आपका 3 से सुमेलित हो जाएगा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। अब अरविंदो आते हैं, अरविंदो की कौन सी पुस्तक है? बी आपका 5 से सुमेलित हो जाएगा, दी ह्यूमन साइकिल, दी ह्यूमन साइकिल। प्लेटो, प्लेटो की पुस्तक है दी स्टैट्समैन, सी आपका 2 से सुमेलित हो जाएगा। और हिगल, फिलोसॉफी ऑफ राइट, फिलोसॉफी ऑफ राइट हिगल की प्रसिद्ध पुस्तक रही है। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक थी? ये थी आपके JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यानी गांधी जी की पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अरविंदो की पुस्तक है दी ह्यूमन साइकिल, प्लेटो की है दी स्टैट्समैन और रिपब्लिक, ये दोनों प्लेटो की पुस्तक रही है। और हिगल द फिलोसॉफी ऑफ राइट, जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध रचना है। तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन सुमेलित हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो आपके समक्ष कूट भी दिया गया है नीचे कि ये आपका 3 से सुमेलित हो रहा है कि गांधी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो 3 किस में आ रहा है? आपके 3 आ रहा है, सी में भी आ रहा है, इनमें तो आ नहीं रहा, तो आपके पहले 2 ऑप्शन तो कट गए पहले से। फिर सी और डी में 3 आ रहा है। अब आप डी ऑप्शन देखिएगा, इसमें क्या है, इनमें से क्या होगा? अब डी में क्या है? डी किससे सुमेलित होगा? डी आपका फिलोसॉफी ऑफ राइट। तो ऑप्शन आपका डी इसमें राइट हो जाएगा। 3 5 2 1 इस प्रकार ये आपके सुमेलित हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि मार्क्सवाद का अभिष्ट पूंजीवाद को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकना है। यानी मार्क्सवाद का अभिष्ट उद्देश्य पूंजीवाद को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकना है। और कारण कह रहा है, रीजन कह रहा है कि इसका मानना है कि पूंजीवाद से समाजवादी जो स्वामित्व में संक्रमण है वो क्रमिक होगा। यानी पूंजीवाद से समाजवाद में जो परिवर्तन है वो एक तरह से क्रमिक होगा। क्या ए और आर दोनों सही है? क्या आर ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये ऑप्शन आपके समक्ष रही। इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है जो कथन और कारण के संदर्भ में बात सही करता हो। तो क्या होगा 5 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप गैस करिएगा। तो 5 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है कि मार्क्सवाद का उद्देश्य पूंजीवाद को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकना है और पूंजीवाद से समाजवाद में जो परिवर्तन होगा वो क्रमिक होगा, धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? 4 एसेज ऑन लिबर्टी।
J.S. मिल, T.H. ग्रीन, H.J. लॉस्की, आर्या बर्लिन, ईसा बर्लिन या आर्या बर्लिन भी इन्हें कहा जाता है। तो क्या होगा 6 नंबर सवाल का राइट आंसर? आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आर्या बर्लिन, जिन्होंने ए 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी थी, 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक आर्या बर्लिन ने लिखी है। जबकि J.S. मिल, जिन्होंने एसे ऑन लिबर्टी लिखी थी, ओनली एसे ऑन लिबर्टी, 1859 में J.S. मिल की एसे ऑन लिबर्टी आती है, जबकि आर्या बर्लिन ने 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक रचना लिखी है। ये आप फैक्ट नोट करिएगा। ओनली एसेज ऑन लिबर्टी है J.S. मिल की, जबकि आर्या बर्लिन की है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। बीसवीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? यानी नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है। नोक है, नोजिक है, ऑक्सफोर्ड है और मैकाइवर है। उदारवाद की 2 धाराएं हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मैकाइवर है जो 20वीं शताब्दी में नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वो आपको चयन करना है कि संक्षिप्त राज्य अधिकारों को निर्मित नहीं बल्कि मान्य करता है। ये लोस्की का कथन है, क्या ये सही है या नहीं है ये मुझे पता नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। राज्य द्वारा मान्य मांगे ही अधिकार हैं, बेंथम कहता है, क्या ये सही है या नहीं है? अधिकार राज्य द्वारा मान्य एवं प्रभावी की गई मांग है, बोसांग के। और अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, गिलक्राइस्ट। इनमें से आपको वो चयन करना है कि जो परिभाषा है सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अधिकार राज्य द्वारा मान्य एवं प्रभावी की गई मांग है, यह बोसांके का कथन नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। जबकि ए, बी और डी आपका सुमेलित है। संक्षिप्त राज्य अधिकारों को निर्मित नहीं बल्कि मान्य करता है, लॉस्की ने कहा है। राज्य द्वारा मान्य मांगे ही अधिकार है, पैंथम कहता है। और अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये गिलक्राइस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नाइन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन वोट दे सकता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। तो 9 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन ए राइट होगा कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। यानी उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, इनका चुनाव, इन चारों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल
हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, यह आप नोट कर सकते हैं। और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, सभी जिसमें निर्वाचित और मनोनीत शामिल है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। जबकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, यदि राष्ट्रपति से निर्वाचक मंडल की तुलना करें तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन 3 केंद्र शासित प्रदेश यूटी के विधानसभा के यूटी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भाग है। कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल में उसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही भाग लेते हैं। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। 2/3 से अधिक राज्यों को करना होगा, 2/3 से अधिक बहुमत से राज्यों को करना होगा, अंतर्राज्यीय परिषद को करना होगा, लोकसभा को करना होगा और राज्यसभा को करना होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? वर्तमान में 3 नई अखिल भारतीय सेवा है, IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यानी वर्तमान में 3 नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और यदि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन और करना चाहे तो इसका कौन कर सकता है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, राज्यसभा को करना होगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है। आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किया जा सकता है। आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन राज्यसभा कर सकती है, इसको विशेष अधिकार है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि सामूहिक सुरक्षा एक मृग तृष्णा है, एक भ्रम है। कारण कह रहा है कि राष्ट्र आत्महित से प्रेरित होते हैं। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। अब आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो 11 सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी राइट है कि सामूहिक सुरक्षा एक मृग तृष्णा एक भ्रम है। बिल्कुल बात सही है। राष्ट्र आत्महित से प्रेरित होते, ये बात भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किसने मिथ्या दबाव समूह की बात कही है? यहां आप दबाव समूह पढ़े। निम्नलिखित में से किसने मिथ्या दबाव समूह की बात की है? मॉरिस दुर्वजर, जॉन ब्रेंडेल, आलमंड, जेम्स जूप।
क्या होगा 12 नंबर सवाल का राइट आंसर, आप गेस करिएगा। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। मॉरिस दुर्विजर ने मिथ्या दबाव समूह की बात कही है। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि मॉरिस दुर्विजर ने दबाव समूह के कितने प्रकार बताए हैं। मॉरिस दुर्विजर ने दबाव समूह को कितने भागों में बांटा है, यह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। यह आपके लिए सवाल है। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने परिभाषित किया है। अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने परिभाषित किया। लोकतांत्रिक अभिजन, ये सभी अभिजनवादी सिद्धांतकार हैं। इनमें से किसने अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी कह के परिभाषित किया है। पेरेटो, गिटोनामोस्का, माइकल्स और गैसेट। ऑप्शन ए राइट होगा। पेरेटो ने अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी कहकर परिभाषित किया था। चौदह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। निम्नलिखित आवश्यकताओं को पदानुक्रम में गौर करें। जो अब्राहम मोस्लो की जो आवश्यकता अनुक्रम जो सिद्धांत है अब्राहम मोस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत है, उसने जो 5 पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का वर्णन किया है अब्राहम मोस्लो ने, उनको आपको क्रमानुसार सेट करना है। उन्होंने जो 5 अवस्थाएं बताई है, आवश्यकताओं की 5 पदानुक्रमिक अवस्थाएं बताई हैं, जो निम्न से उच्च स्तर, निम्न आवश्यकता और उच्च आवश्यकता, इस क्रम में उन्होंने आवश्यकताओं का जो पदानुक्रमिक ढांचा दिया है उसको आपको क्रमानुसार सेट करना है। सुरक्षा की आवश्यकता, आदर की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, स्वप्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता। यदि हम बात करें कि अब्राहम मोस्लो ने जो पहली आवश्यकता बताई है, वो इन्होंने बताई कि शारीरिक आवश्यकता, भौतिक आवश्यकताएं पहली होती है। तो आपका एक ये हो जाएगा 5 नंबर। ये आपका पहले आ जाएगा। और उसके बाद कहा कि जब शारीरिक आवश्यकताएं, जब भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। फिर तीसरे नंबर पर यदि बात करें, तीसरे नंबर पर कौन सी आवश्यकता आएगी, तो आपकी आएगी जब व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तब उसे सामाजिक आवश्यकताएं कि समाज में उसे उच्च स्थान प्राप्त हो। तो 3 नंबर आपकी आ जाएगी। और फिर चौथी जो आवश्यकता है वो समाज में आदर की आवश्यकता, उसे सम्मान प्राप्त हो। और फिर अंतिम जो आवश्यकता आएगी वो आएगी स्वप्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता। 5 नंबर पर यह आपकी आ जाएगी। अब आपके समक्ष कूट दिए गए नीचे, तो सबसे पहले आपका ये आएगा शारीरिक आवश्यकता। अब आप देखिए कि शारीरिक आवश्यकता किस किस में सबसे पहले आई, तो ए ऑप्शन में आपकी नहीं है और डी में भी आपकी नहीं है, बी और सी में आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। यदि उसके बाद बात करें कौन सी आवश्यकता है, तो उसके बाद आएगी सुरक्षा की आवश्यकता। तो आपकी 1 नंबर आ जाएगा ये। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहली शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, उसके बाद सामाजिक आवश्यकता, और उसके बाद आदर की आवश्यकता, और उसके बाद अंतिम आपकी आ जाएगी स्वप्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण में से कौन सा जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है। यानी इनमें से कौन सा जो प्रशिक्षण है वो भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है। जन सेवा में, नागरिक सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है। औपचारिक प्रशिक्षण, भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण, अनौपचारिक प्रशिक्षण, उत्तर भर्ती प्रशिक्षण। इस सवाल का आपका ऑप्शन बी राइट होगा, भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, लॉर्ड मेकाले ने निम्नलिखित परीक्षणों में से किसका समर्थन किया। लिखित परीक्षा का, शिक्षा और अनुभव का मूल्यांकन, निष्पादन का प्रदर्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। मेकाले ने निम्न में से परीक्षणों में से किसका समर्थन किया था। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट कब आई, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। लॉर्ड मेकाले समिति जो गठित की गई थी ब्रिटिश भारत में, जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए, निम्न में से किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के, योजना आयोग के, वित्त आयोग के। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, आप यहां नीति आयोग करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को उनकी घोषणा के मुताबिक योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। और भारत का प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, नीति आयोग और वित्त आयोग। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग की स्थापना केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जबकि वित्त आयोग का अपना अलग अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद। भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, शक्तियों का पृथक्करण इस सिद्धांत पर आधारित नहीं है। भारत की संसदीय व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर जो संघात्मक व्यवस्था है वो आधारित है। जैसे अमेरिका, यूएसए है जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। वहां की जो वहां की जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, जहां कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग है, स्वतंत्र है। जबकि भारत में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जबकि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक सर्वोच्चता है और संघवाद के सिद्धांतों का इन पर आधारित है, इनकी भावनाओं पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका राइट है। उन्नीस नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए, संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या राष्ट्रपति और महाभियोग से संबंधित है।
संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 56, 61, 75 और 79। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। आर्टिकल 56 और 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ये दोनों आर्टिकल। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके आधार का उल्लेख करता है कि आप किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे, यानी संविधान का अतिक्रमण करने पर। जबकि 61 में इस महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। और अनुच्छेद 76 में क्या है? इसमें आपका एजी अटॉर्नी जनरल के बारे में व्यवस्था की गई है। भारत का महान्यायवादी इसके बारे में व्याख्या करता है। आर्टिकल 76 और 75 मंत्रिपरिषद के बारे में व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, 75 आर्टिकल कहता है। और आर्टिकल 79 यह संसद के गठन से संबंधित है। भारतीय संसद के गठन से संबंधित है आर्टिकल 29। 20 नंबर सवाल, भारत के संविधान में 42वां अमेंडमेंट हुआ है। संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? प्रजातांत्रिक संघवाद, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, भारतीय गणतंत्र, भारत के लोग। यानी 42वें संविधान संशोधन 1977 के माध्यम से कौन से शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। केवल एक बार ही संशोधन किया गया और वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1977 के माध्यम से। और इस समय भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी। और उस समय इस संशोधन के माध्यम से 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वो थे आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, इनका क्रम यह है, पहले समाजवाद, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद आपका जोड़ा गया था अखंडता। ये 3 शब्द थे। इनका क्रम इस प्रकार रहेगा, सबसे पहले समाजवाद होगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद अखंडता। ये शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द इस अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने चुनिंदा 20 सवालों के बारे में चर्चा की है। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा, आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। क्या यह प्रश्नोत्तर सीरीज जो 1000 टॉप एमसीक्यू की सीरीज है, यह जारी रखा जाए या नहीं जाए, इसके बारे में आप अपने अमूल्य सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।